हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 6 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड द फंक्शनिंग ऑफ एन एटॉमिक क्लॉक। जो एटॉमिक क्लॉक वर्क करता है, फंक्शन करता है, तो उसके पीछे प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इट रिलाइज ऑन द प्रीसाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स। सो ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। The next question is, consider the following statements regarding Paris Climate Agreement 2015। So Paris Climate से related हम लोग काफ़ी सारी डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारी स्टेटमेंट 1, it aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels with efforts to limit the increase to 1.5 degrees Celsius। So यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। जो बेसिकली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में हुआ था ये एग्रीमेंट, एंड इसका जो है बेसिकली एम जो क्या था, इसका एम था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इससे पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को हमने रोकना था कि वो अर्थ का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस हमने नहीं होने देना है। तो इस चीज़ के लिए पेरिस एग्रीमेंट था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको हमने कंट्रोल करना है। दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट मैंडेट्स लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर ऑल पार्टीज। सो ऐसा नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी हमने कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, किसी के ऊपर भी ये ज़बरदस्ती। अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएस हो गए, इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, यूके है, यूएसए है, जापान है, तो इन सारी कंट्रीज़ खुद तो ये डेवलप्ड हो गई हैं, बट अब क्या है इनका कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे इंडिया है, तो इंडिया के ऊपर कंट्रोल लगाना, इंडिया को कंट्रोल करना कि आपकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये लोग खुद डेवलप्ड हो गए, सारा एनवायरमेंट ख़राब कर दिया, उसके बाद ये चाहते हैं कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो काफ़ी सारे नेशंस थे वो एग्री नहीं थे इस चीज़ से। तो ये जो है लीगली बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है कि एमिशन जो है, जो एमिशन रिडक्शन हो रहा है, इसको लीगली बाइंडिंग कर देगी कौन सी कंट्री कितना एमिट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग नेशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, वही चीज़ मैंने आपको बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं पहले वो डेवलप्ड हो गई हैं, पूरा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ था उसके बाद क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से देखने को मिला, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, डेवलपिंग नेशंस को, कि वो क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ जैसे होती हैं, जैसे इंडिया में काफ़ी सारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ हैं कि हमने क्लाइमेट को ख़राब नहीं करना है। तो इस चीज़ में क्या करती हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हेल्प करती हैं, पैसा देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि जो प्रोग्राम्स हैं उनमें इन्वेस्ट करती हैं ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो, एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे 1 एंड 3 जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वीकन इंडियन रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट। सो इंडियन रुपी को जो है वीक कर देता है, मतलब वैल्यू जो है वो कम हो जाती है यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मार्केट में। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके रीजंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डॉलर जो है वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट जो इंडियन रुपी है वो वीक हो जाती है हमारी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू इंडियन मार्केट्स। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो इंक्रीज़ होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमारे इंडियन मार्केट्स में ही होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा इंडियन रुपी जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि वीक। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इंडियन रुपी को कौन से फैक्टर वीक करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग पूछ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे वीक पूछ रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो है जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट्स में होंगी तो इससे इंडियन रुपी बहुत मजबूत होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ना कि वीक। दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकंड जो है ये इनकरेक्ट है। थर्ड है, वाइडनिंग ऑफ इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। सो इंडिया का जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इंडियन रुपी बहुत वीक होगी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स बाय द यूएस फेडरल रिजर्व। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब यूएस फेडरल रिजर्व जो है ये जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा तो इससे इंडियन रुपी जो है बहुत वीक हो जाएगी। सो थर्ड, 4 एंड 1 जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा हमारा, 1, 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
बेस्ट डिस्क्राइब्स एल्बिडो इफेक्ट। सो एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? एल्बिडो इफेक्ट बेसिकली उसको कहते हैं जो सनलाइट अर्थ पे आती है और अर्थ उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस सनलाइट को, जितनी सनलाइट को अर्थ रिफ्लेक्ट करता है तो उसको कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट, उसे कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द मेजर ऑफ हाउ मच सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस बैक इनटू स्पेस। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरोज SDX-01 एंड SDX-02 सैटेलाइट्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये किस चीज़ के लिए होती है? ये होती है स्पेस डॉकिंग के लिए। ये सैटेलाइट्स किस लिए? स्पेस डॉकिंग के लिए। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा, स्पेस डॉकिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमने वो बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू वोट टू सिटीजन्स इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये राइट जो हमारा वोटिंग राइट, ये किसके कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 326 में। सो हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमसे क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ सिटीजन टू वोट इन इंडिया इज 18 ईयर्स। सो यहाँ पे क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। इनकरेक्ट क्यों होगी? बिकॉज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। ये चीज़ कहाँ मेंशन है कि मिनिमम एज जो है वोटिंग की, जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, ये मेंशन है हमारा RPA 1951 में। RPA 1951 सॉरी RPA 1950 में, RPA 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में मेंशन किया गया है मिनिमम एज। ठीक है। सो यहाँ पे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकंड हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट थर्ड है प्रिजनर्स सर्विंग अ सेंटेंस आर एलिजिबल टू वोट इन इंडियन इलेक्शंस। सो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। एज पर सेक्शन 62 एंड क्लॉज 5, ओके, सेक्शन 62 क्लॉज 5 जो है RPA 1951 का, RPA 1951 का जो सेक्शन 62 क्लॉज 5 है, इसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो इंडिविजुअल्स जेल में हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते इलेक्शन में, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम वोटिंग इन इलेक्शंस। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 2 and 3। 2 and 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ साइंड पीस एग्रीमेंट्स विद इसराइल। कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसराइल के साथ पीस एकॉर्ड या पीस एग्रीमेंट साइन किया है बट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद द गाजा स्ट्रिप। मतलब पीस एकॉर्ड साइन किया है और वो कंट्री बॉर्डर भी शेयर नहीं करती है, तो वो कौन सी कंट्री है? सो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो यहाँ पे जो है UAE ने अब्राहम एकॉर्ड जो है 2020 में साइन किया था इसराइल के साथ, और UAE बॉर्डर भी शेयर नहीं करता है गाजा स्ट्रिप से। देन अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है लेबनान। लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान ने कोई भी पीस एकॉर्ड साइन नहीं किया है इसराइल के साथ, एंड ये जो है बॉर्डर शेयर भी नहीं करता है। सो ऑप्शन में वही देंगे जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सो लेबनान भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है बट इसने कोई भी पीस एकॉर्ड साइन नहीं किया है। देन थर्ड है कतर। कतर बॉर्डर शेयर नहीं करता है और कतर ने कोई साइन भी नहीं किया है एग्रीमेंट। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं इजिप्ट। सो इजिप्ट जो है, इजिप्ट ने साइन किया था कैंप डेविड एकॉर्ड। सो कैंप डेविड एकॉर्ड जो है ये इजिप्ट ने साइन किया था इसराइल के साथ 1979 में। 1979 में इजिप्ट ने 1979 में पीस एकॉर्ड साइन किया था इसराइल के साथ, और वो पीस एकॉर्ड कौन सा था? कैंप डेविड एकॉर्ड। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, कैंप डेविड एकॉर्ड 1979 में साइन किया गया था इजिप्ट एंड इसराइल। और ये जो है ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इजिप्ट जो है बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है इसराइल के साथ। दैट्स वाई डी जो होगा ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा वो होगा UAE, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पीस एकॉर्ड साइन किया है और वो बॉर्डर भी शेयर नहीं करती है, वो कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती इसराइल के साथ। दैट्स वाई जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी आगे न्यू वीडियो आए, कोई भी अपडेट आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी उसकी। सो यहाँ पे नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एक्शन द इलेक्शन कमीशन कैन टेक अगेंस्ट मीडिया आउटलेट्स वायलेटिंग द एग्जिट पोल बैन। सो यहाँ पे जो हमारा है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि
इलेक्शन कमीशन जो है क्या एक्शन ले सकता है अगर मीडिया जो है वो वायलेट करे एग्जिट पोल बैन, जैसे एग्जिट पोल होता है उसको बैन कर देते हैं 48 आवर्स जो होता है इलेक्शन का, उससे पहले वो साइलेंस पीरियड पे एग्जिट पोल बैन होता है। तो अगर जब भी मीडिया दिखाए तो इससे रिलेटेड क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है, हमसे ये पूछ रहे हैं और यहाँ हमने करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट है इम्पोजिंग फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो फाइन लगा सकता है मीडिया हाउसेस पे, और अगर केस हो रहा है मीडिया हाउस के खिलाफ तो उसमें ये भी है कि क्या कहते हैं 2 सालों तक जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है सिर्फ, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल की जेल भी और साथ में फ़ाइन भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये मेंशन कहाँ की गई है, ये मेंशन की गई है सेक्शन 126 कैपिटल ए, सेक्शन 126 कैपिटल ए ऑफ RPA 1951 में। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड है कैंसलिंग द इलेक्शन रिजल्ट। तो ऐसा नहीं होता है कि मीडिया हाउस अगर कुछ भी वायलेट कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रिजल्ट को ही कैंसिल कर देगा। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड है सस्पेंडिंग द मीडिया चैनल परमानेंटली। थर्ड भी हमारी इनकरेक्ट है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मीडिया हाउस को परमानेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देन फोर्थ है डिस्क्वालीफाइंग पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ऐसा भी नहीं है कि डिस्क्वालीफाई कर दे पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया हाउसेस का, कि मीडिया हाउस अगर वायलेशन कर रही है तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो ये कोई तुक नहीं बनता। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है। हमसे पूछ रहे थे करेक्ट कौन सा है, करेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following status was granted to the कुंभ मेला by UNESCO in 2017? So 2017 में ये कुंभ मेला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 12 साल के बाद इस साल लगा था 2025 में। सो कुंभ मेला को 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऐड किया गया था यूनेस्को की। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें कुंभ मेला ऐड किया गया था यूनेस्को बाय यूनेस्को इन 2017। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Consider the following with reference to the features of electronic voting machines used in elections in India. So EVM के बारे में हमने यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 है दे आर टेम्पर प्रूफ। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, टेम्पर प्रूफ होता है। सेकेंड है दे वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, जो EVM होते हैं वो बैटरी पे चलते हैं और ना कि इलेक्ट्रिसिटी पे। सो दे वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बैटरी पे चलते हैं। अच्छा, और बैटरी जो होती है वो कितने की होती है, 7.5 वोल्ट की, 7.5 वोल्ट बैटरी होती है, 7.5 वोल्ट बैटरी। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। थर्ड है दे यूज़ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर वोटिंग। सो यहाँ पे थर्ड जो है ये इनकरेक्ट है, EVM कोई भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वोटर्स की नहीं लेता है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फोर्थ है दे आर कनेक्टेड टू अ वीवीपैट फॉर वेरिफिकेशन। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, वीवीपैट से कनेक्ट होती है और ये चीज़ कंपलसरी कब से की गई है, 2013 इलेक्शन से। 2013 इलेक्शन से जो है ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे जो है हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 4। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। सो 3 बिल्कुल करेक्ट है, सो ओनली 3 जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 3। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।